वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 251 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी आरओ आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 251 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा बांधों की एक श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में जल प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता है? धौलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोपड़। ये हड़प्पा स्थल हैं सारे के सारे। इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, और इसका आंसर है गुजरात का धौलावीरा, ए। देखिए, सैंधव स्थल या सिंधु घाटी का स्थल या इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल या हड़प्पा स्थल, ये सारी बातें एक ही हैं। गुजरात का धौलावीरा कच्छ के रण में जो है कादिर द्वीप पर स्थित है, और इस शहर में एक प्रभावशाली और अनूठी जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली थी। तो ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपी आरओ आरओ की। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती, मल्ल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। जैन मुनि थे, ये नाटककार थे, मंदिर आर्किटेक्ट्स थे या दार्शनिक थे? क्या थे ये? प्राचीन भारत के इतिहास में हस्ती, मल्ल, भवभूति, क्षेमेश्वर, ये थे नाटककार। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भवभूति जो है वो भारत की 8वीं शताब्दी के एक विद्वान थे, जो संस्कृत में लिखे गए अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात थे। इनकी प्रमुख नाटक और कविता संग्रह हैं महावीर चरित और मालती माधव। हस्ती मल्ल की बात करें तो 13वीं सदी के होयसल साम्राज्य के कन्नड़ कवि और लेखक थे, उन्होंने पूर्व पुराण लिखा। क्षेमेश्वर की बात करें तो संस्कृत कवि थे 11वीं शताब्दी के, और दशावतार चरित उनके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। दशावतार चरित का लेखक कौन है? क्षेमेश्वर। पूर्व पुराण का हस्ती मल्ल, मालती माधव, महावीर चरित का भवभूति। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा या सैंधव स्थल या इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल? चन्हूदड़ो तो है, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगोरा नहीं है। सी है इसका आंसर। देखिए, सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। यह ब्राह्मी लिपि प्राकृत में लिखा गया अशोक का ताम्रपाषाण शिलालेख है। बाकी कोट दीजिए एक हड़प्पा स्थल है, पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो हड़प्पा स्थल है गुजरात, ये भी पाकिस्तान में है। जो देशलपुर हड़प्पा स्थल है वो है गुजरात में, भारत में। नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में गुप्त वंश की अवधि के संदर्भ में घंटसला, कंडूरा और चोल नगरों को किस नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, उत्कृष्ट पत्थर कला और वास्तुकला के स्थान, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। क्या थे ये? घंटसला, कंडूरा, चोल नगर, ये थे विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो रोमन साम्राज्य की संपत्ति पश्चिमी भारत में कल्याण, चोल, ब्रोज और खंबात के बंदरगाहों के माध्यम से पहुंची। तो ए है आंसर। और चोल गुप्त वंश में बंदरगाहों में से एक था। और आंध्र प्रदेश में कंदूरा, घंटसाला, कावेरीपत्तनम यानी पुहार और टोंडेल पांड्य क्षेत्र के बंदरगाह थे। तो सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार को संभालने वाले पोर्ट या बंदरगाह। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी थी? ये एक कथन है, जो कोई भी अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय की अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को दोष देता है, अपने स्वयं के संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से वह बल्कि अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से घायल करता है। किसका कथन है ये? अशोक का, समुद्रगुप्त का, हर्षवर्धन का या कृष्णदेव राय का? इसका आंसर है अशोक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और उनके अन्य नाम हैं देवनाम प्रिया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी। जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, और उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक चला। और अपने आदेशों में उन्होंने
अपनी धम्म नीतियों पर जोर दिया। अशोक के अधिकांश शिलालेख धम्म पर हैं, यानी धर्म के लिए प्राकृत शब्द है धम्म एक। और धम्म का विषय व्यापक रूप से सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित कर रहा था। और धम्म के पास कोई नियम या कानून नहीं था। और अशोक के मूल सिद्धांतों में पसंदीदा सहिष्णुता थी। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया है? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्म पाणि। ये एक मान्यता है, ठीक है। भावी बुद्ध यानी भविष्य का बुद्ध जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया, उसका नाम है मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैत्रेय गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे और मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में पृथ्वी पर दिखाई देंगे और उन्हें इस दुनिया का भावी बुद्ध माना जाएगा और उन्हें अजिता बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी जो और विकल्प हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व है जो सभी बुद्धों की अनुकंपा का प्रतीक है। पद्म पाणि जो चौथे ऑप्शन में था, एक बोधिसत्व है जो कमल धारण करते हैं। और क्या? लोकेश्वर। लोकेश्वर को विश्व का भगवान कहा जाता है। तो मैत्रेय आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 7 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और ये प्रश्न जो है वो यूपीएससी 2017 में पूछा गया सिविल सेवा में। 3 स्टेटमेंट है, पहले भी हमने प्रैक्टिस की होगी इस प्रश्न की सीरीज में। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। ऋग्वैदिक आर्य सोना, चांदी और तांबा के बारे में जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल लोहा और तांबा के बारे में जानते थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई सबूत नहीं है। बड़े बड़े से स्टेटमेंट हैं, लेकिन आसान से आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कई बार हमने प्रैक्टिस की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यहाँ लिखा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और लोहा जानते थे, केवल तांबे के बारे में जानते थे, लोहे के बारे में नहीं। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई सबूत नहीं है, ये भी सही है। ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। तो पहला तीसरा सही, दूसरा हो गया गलत। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उनका उपयोग करने का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्यों के दौरान प्रयुक्त तलवारों, तीरों और धनुषों के भी प्रमाण मिले हैं, तो दूसरा पहला वाला सही है। ऋग्वैदिक आर्य लोग सोना, चांदी, तांबा, लोहा के बारे में जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे, सोने के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। और ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस जानवर के बारे में पता नहीं था। यह प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की प्रेम कहानी है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र की प्रेम कहानी किसमें है? स्वप्नवासवदत्तम में, मेघदूत में, रत्नावली में, या मालविका अग्निमित्रम? तो मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र है शुंग वंश के संस्थापक, पुष्यमित्र शुंग का बेटा। बी है इसका आंसर। देखिए, मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। यह कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत का एक नाटक है और यह विदिशा के शुंग सम्राट राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी को बताता है। अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। विकल्प में जो दूसरे हैं, जैसे कि स्वप्नवासवदत्तम, महाकवि भास द्वारा लिखित 6 संस्कृतों में से एक संस्कृत नाटक है। 6 कृतियों में से एक संस्कृत का नाटक है। कि मेघदूत कालिदास द्वारा रचित कृति है, सभी को पता होगा। रत्नावली की बात करें तो रत्नावली राजकुमारी रत्नावली और हर्षवर्धन द्वारा लिखित राजा उदयन के बारे में एक संस्कृत का नाटक है।
अच्छा, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ये प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा 2015 में पूछा गया है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से साम्राज्य हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? अवंती तो नहीं जुड़ा था बुद्ध के जीवन से, गांधार भी नहीं जुड़ा था बुद्ध के जीवन से, कौशल जुड़ा था, मगध जुड़ा था। तो 3 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे जुड़ा था? देखिए, गांधार का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से नहीं है। यह मौर्य काल के शासन के दौरान विशेष रूप से अशोक के काल में फला फूला, तो पहला नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा कुछ और है। राजगीर, यानी राजगीर मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, जिस पर बुद्ध के समय बिंबिसार का शासन था। बुद्ध के समय बिंबिसार का शासन था। तो चौथा हो जाएगा। और महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध पहली बार राजगीर गए थे, तो संबंध हो गया ना इनका, जहां उन्होंने एक तपस्वी के रूप में रहना शुरू किया और सिंहासन लेने के बिंबिसार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो चौथे से उनका संबंध हो जाता है, पहले से नहीं होगा। और महामाया गौतम बुद्ध की माता कौशल वंश की थी, तो कौशल से हो गया उनका संबंध, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? धम्म, बुद्ध, दर्शन, संघ। धम्म है, बुद्ध है, संघ है, लेकिन दर्शन नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध यानी आध्यात्मिक क्षमता, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता या लक्षण है? यह प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा 2013 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता है, उनका लक्षण कौन कौन है इसमें? उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। वे मातृ देवताओं और पितृ देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उन्होंने घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसे रथ जिनको घोड़े खींचते हैं। देखिए, ये चीज़ ऋग्वैदिक आर्यों के लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। उनके पास रथ थे जिनको घोड़े खींचते थे। और ऋग्वैदिक आर्यों के पास महल और मंदिर थे, सिंधु घाटी लोगों के पास मंदिर महल नहीं थे। तो सिंधु घाटी लोगों के पास मंदिर महल नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था, और क्या क्या नहीं था? घोड़ा नहीं था उनके पास, मतलब घोड़े का ज्ञान नहीं था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवताओं और पितृ देवताओं दोनों की पूजा करते थे। केवल दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण देने के प्रावधानों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वित्त पहल। सीधे सीधे याद रखिएगा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्त स्थिरता और विकास परिषद, या आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई है इसका आंसर, डी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत प्रमुख काम कौन कौन से हैं आरबीआई के? भारत में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए बैंक नोटों के मुद्दे और भंडार रखने को विनियमित करना, और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को इसके लाभ के लिए संचालित करना, और तेज़ी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा तैयार करना, यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, तो चौथा सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक, मतलब इनमें से कोई एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली।
ये काम करता है श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो। देखिए, श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है जिसे 1 अक्टूबर 1946 को स्थापित किया गया था और इसे श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संकलन, संग्रह, विश्लेषण और प्रसार का काम सौंपा गया है। श्रम ब्यूरो की 2 शाखाएं हैं, शिमला में और चंडीगढ़ में। और श्रम ब्यूरो के कार्यों और गतिविधियों को 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है श्रम आसूचना, दूसरा है श्रम अनुसंधान, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन। नंबर 15 पर ये भारत का इरडा भारत में डैश उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है। बैंकिंग, निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ जाएगा बीमा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका मुख्यालय है तेलंगाना के हैदराबाद में। सेज अधिनियम 2005 के क्या उद्देश्य हैं? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण। सभी हैं ये तीनों के तीनों। देखिए, एक सेज एक देश के भीतर एक क्षेत्र है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त है और इसके तहत मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून हैं। सेज एक क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए बनाए गए हैं जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। भारत में सेज की बात करें, सेज यानी एशिया का प्रथम सेज। सेज मतलब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था और भारत के सेज को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलाकर संचालित किया गया था। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64% सेज 5 राज्यों में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है पूछ रहा है। माल का विभाजन, माप की सामान्य इकाई, भंडारण की समस्या, इच्छाओं का दोहरा सहयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है इनमें भंडारण की समस्या। सी है इसका आंसर। इनको इस तरह से याद रखिएगा जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ कौन कौन से हैं, जैसे कि सादगी है, जमाखोरी का कोई खतरा नहीं है, शोषण की कम संभावना। वस्तु विनिमय प्रणाली के नुकसान क्या क्या? इच्छाओं का दोहरा सहयोग है, व्यवहारिक समस्याएं हैं, छोटे उत्पादन में विभाजन और इसका दोष क्या है? भंडारण की समस्या। नंबर 18 पर अजय, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं, कोई और करता होगा। इन्हीं में से करता है, ठीक है। नीति आयोग नहीं है, आरबीआई नहीं है, इसका आंसर है एनएसएसओ। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, गरीबी रेखा को आय या खर्च के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि कोई व्यक्ति शेष समाज की तुलना में गरीब है। यह आय या उपभोग व्यय का एक उपाय है जो गरीबों को बाकी आबादी से अलग करता है। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 29 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 22 रुपये का गरीबी स्तर जो है प्रस्तावित किया। गरीबी रेखा चुनने के 2 कारण हैं। ऐसी नीतियां बनाना जो गरीबों की ज़रूरतों के अनुरूप हों और यह निर्धारित करने के लिए कि समय के साथ सरकारी कार्यक्रम सफल रहे या असफल। बाकी राष्ट्रीय नमूना संरक्षण हिंदी में है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। यह समय समय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है और यह हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। नमूना सर्वेक्षण करके हर 5 वर्ष में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या एनएसएसओ है। तो सी सही है इसका आंसर। सी में है ना एनएसएसओ? बी में, सॉरी, बी सही है।
चलिए, तो 17 हो गए, अब होगा क्वेश्चन 18 हो गए, अब होगा क्वेश्चन नंबर 19। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। विकास है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है, साहित्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ 4 है हटा दो आसानी से, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर योजनाओं की अवधारणा पर आधारित था, और पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के रूप में ज्ञात निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित किया गया था। यह योजनाएं, यह उनके लक्ष्य, जैसे कि पहली का क्या, आर्थिक विकास था। दूसरी का क्या, तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र था। तीसरी का कृषि विकास और वृद्धि। चौथी का विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। पांचवी बड़ी पूछी जाती है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन। बाकी छठी का आर्थिक मुक्ति। सातवीं का प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर बढ़ाना। आठवीं का उद्योगों का आधुनिकीकरण और मानव विकास करना। नौवीं में भी गरीबी उन्मूलन, पाँचवीं में भी, 10वीं में समावेशी विकास और समान विकास। 11वीं में तेजी और अधिक समावेशी विकास, तेजी से और अधिक समावेशी विकास। और 12वीं में तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास में इसमें जोड़ दिया गया। और 12 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बहुत पुराना सवाल है देखा जाए तो, मतलब काफ़ी समय पहले का पूछ रहा है। पीसीएस में ही पूछते हैं, आरओ में ही पूछते हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? यूनियन बजट 1993-94, यूनियन बजट 1991-92, यूनियन बजट 1992-93। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर इन्हीं में से है एक, यूनियन बजट 1992-93, यानी बी है इसका आंसर। देखिए, सी रंगराजन की सिफारिशों के बाद दोहरी विनिमय दर के साथ उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 1992-93 के बजट में नए दृष्टिकोण का खुलासा किया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च की शुरुआत में इसकी घोषणा की। मार्च 1992 में भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया। तो विकल्प सी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न इसमें हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ी थी इनकी, समय इसलिए अधिक लगा टेस्ट में। इन सभी का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो आप। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।